काम करते हैं। चल रहा है अमेरिका की संवैधानिक प्रणाली पे चल रहे थे तो एक बार जो लोगों ने ब्रिटिश शासन प्रणाली को देखा था, ब्रिटिश शासन प्रणाली को एक बार रिपीट कर लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन प्रणाली को अगर एक बार देखें यहाँ पर क्या क्या बताया ब्रिटिश शासन ब्रिटिश शासन प्रणाली में देखो क्या क्या बताया गया था, इसको एक बार बता दो। ब्रिटेन की शासन प्रणाली में देखो बताया गया आपको यहाँ पे कैसी प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। क्या शासन है यहाँ पर, संवैधानिक राजतंत्र है, यहाँ पर आपको संवैधानिक राजतंत्र मिल जाएगा। कैसी व्यवस्था मिलेगी, द्विसदनीय शासन व्यवस्था मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको एकात्मक या एकल नागरिकता मिलेगी, एकल नागरिकता। और अगर देखिए यहाँ पे कैसा शासन है, एकात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली। यहाँ पर आपको संसदीय सर्वोच्चता का कॉन्सेप्ट मिलेगा, संसदीय सर्वोच्चता इसका कॉन्सेप्ट मिलेगा। और अगर देखें यहाँ पर आपको आलिखित संविधान मिलेगा। इतनी चीजें हमने किसके बारे में देख ली थी, ब्रिटिश शासन प्रणाली के बारे में देख ली थी और उसमें भारत से इसको कंपेयर भी कर दिया था। जैसे कि संसदीय शासन प्रणाली जो यहाँ पर है वही सेम टू सेम भारत में, कोई अंतर नहीं। संवैधानिक राजतंत्र अंतर है, यहाँ पर अगर देखिए ब्रिटेन में क्या है, संवैधानिक राजतंत्र है और भारत में आपको क्या देखने को मिलेगा, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। भारत में ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी द्विसदनीय शासन प्रणाली है, भारत में भी द्विसदनीय शासन प्रणाली है, लेकिन यहाँ की द्विसदनीय शासन प्रणाली भारत से थोड़ी सी अलग है। कहाँ पर अलग है देखेंगे, एकल नागरिकता से वैसी जैसी यहाँ पर है। एकात्मक शासन प्रणाली है, भारत में कैसा सिस्टम है, क्वासी फेडरल है, क्वासी फेडरल यानी कि अर्ध संघात, ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा चेंज हो जाएगा। संसदीय सर्वोच्चता यहाँ पर है, भारत में चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, नियंत्रण एवं संतुलन, मतलब भारत में कोई सर्वोच्च नहीं है, ना तो सबसे सर्वोच्च है और नहीं न्यायपालिका सर्वोच्च लेवल पे है। इस तरीके से यहाँ पर आलिखित संविधान है, भारत में लिखित संविधान चेंज हो जाता है। तो जहाँ पर परिवर्तन है ये ध्यान रखना है। अब इससे पहले ये पदाधिकारी आता, पदाधिकारी कौन सा था, कैग का भारत से क्या क्या चेंज है ये भी हमको बता दिया था। जैसे कैग के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, कैग का पद कहाँ से दिया गया, ब्रिटेन से दिया गया है, लेकिन चेंज क्या क्या है ये ध्यान रखना है। देखो पहला पॉइंट तो ध्यान रखना है कि कैग के बारे में भारत में संविधान में ही प्रावधान किए गए, आर्टिकल 148 से 151 तक। पॉलिटिकल टेस्ट है मतलब ग्रुप में आया तो मेरे ख्याल ये खत्म हो गई हो, जब ग्रुप में आ गया है तो अगर आज नहीं है तो कल हो ही जाएगा। थोड़ी इज्जत रखनी हो, इज्जत आप बहुत इज्जत दिखाई दी। हिस्ट्री का टेस्ट हुआ, कितनी इज्जत रखनी है, टेस्ट रिजल्ट देगा, हिस्ट्री नहीं देगा, बहुत इज्जत देगा। हम लोग तो एकदम ऐसे गर्व से एकदम खुले खुले नहीं संभाल रहे, बताओ करता भैया पॉलिटिक्स थोड़ी सी इज्जत रखनी हो, समझे। ये दो दिन में टेस्ट हो जाएगा, नहीं आज नहीं होगा ना, आज टेस्ट नहीं होगा। हाँ वहाँ होगा तो होगा, तो देखना वहाँ का, यहाँ पे तो भी नहीं है। नहीं जैसे जहाँ भी हो पॉलिटिकल टेस्ट जहाँ भी हो, हमारा कहने का बस थोड़ी सी इज्जत रख लेना बाकी क्या देखो पॉलिटिक्स थोड़ा पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया है। हाँ ना वो तो हमने उस दिन ग्रुप में रिजल्ट दे दिया था, मैंने देखा मैंने कितनी इज्जत रखी है, बताओ कितने बढ़िया बढ़िया। मतलब 34 लोगों ने टेस्ट दिया है और 34 लोगों में जो रैंक की क्राइटेरिया फुलफिल 4 ही लोग खाली, 4 के आगे कोई रैंक ही नहीं है, समझे। तो इतनी थोड़ी सी रख लेना कि हम मतलब ठीक ठाक नंबर पहुंचा जाएगा। वो लोग भी आते नहीं है, भारत वगैरह के नंबर भारत है कौशल है लोग क्या चीज हाँ तो आप लोग हिस्ट्री में ध्यान रखो कैसे नंबर लेके आओ, हिस्ट्री का टेस्ट देगा नहीं देगा, कितने बेकार बेकार नंबर आए, किसी को माइनस में जा रहे, किसी के 1 नंबर 2 नंबर आधा नंबर चौथा नंबर, बताओ कितना बढ़िया। इस तरीके से पॉलिटिक्स थोड़ी सी इज्जत रखेगा बस। देखो कैग के बारे में बात करें तो भारत में संविधान में सिस्टम दिया गया है 148 से 151 तक, लेकिन ब्रिटेन के संविधान में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। भारत में कैग किसको रिपोर्ट करता है, राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है, जबकि ब्रिटेन में कहाँ करेगा, डायरेक्ट संसद को रिपोर्ट करता है। ये चीज बना के ध्यान रखो, ये चीज हमने देखी थी ब्रिटिश शासन प्रणाली में और भारतीय शासन प्रणाली में। द्विसदनीय शासन प्रणाली है यहाँ पर भी वहाँ पर भी, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। कैसे करके वहाँ पर अगर देखें 2 सदन है, कौन कौन सा, हाउस
ऑफ कॉमन्स कौन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। दो है, ये जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है ब्रिटेन का, ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स सामान्यतः कैसे सदस्य होते हैं, यहाँ पर वंशानुगत होते हैं। यहाँ पर जितने भी सदस्य होते हैं कैसे हो जाएंगे, वंशानुगत हो जाएंगे। क्या हमारे यहाँ राज्यसभा में ऐसा होता है क्या, राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। और अगर आंसर देखें, इसी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 12 विधि सदस्य होते हैं, 12 विधि सदस्य होते हैं जो न्यायपालिका में भी शामिल किए जाते हैं। क्या भारत में ऐसा होता है क्या, भारत में ऐसा नहीं होता। तो ये चीज अंतर है, बाकी वहां पर भी द्विसदनीय व्यवस्था है, हमारे यहाँ भी द्विसदनीय व्यवस्था है। बस बिना कॉपी में देखिए इनको से बता दो, जो 12 विधि सदस्य होते हैं ये कितने समय तक विधि सदस्य के रूप में कार्य करते हैं, 12 विधि सदस्य जो होते हैं ये कितने समय तक विधि सदस्य के रूप में कार्य करेंगे, 75 वर्ष की आयु तक विधि सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। इसके बाद सामान्य सदस्य हो जाते हैं। 12 सदस्य जो होते हैं ये 75 वर्ष की आयु तक विधि सदस्य के रूप में काम करेंगे, और जब 75 वर्ष की आयु हो जाएगी उसके बाद सामान्य सदस्य के रूप में कार्य करना स्टार्ट कर देते। इतना हमारा शासन प्रणाली में किसके बारे में देख लेते, ब्रिटेन की शासन प्रणाली पर। हम लोग भारत की शासन प्रणाली, अमेरिका की शासन प्रणाली को देख लेते हैं कि अमेरिका की शासन प्रणाली कैसी है। जब अमेरिका की शासन प्रणाली का आपको बताया गया था कि जो अमेरिका था, अमेरिका किसी समय ब्रिटेन का उपनिवेश था, और ब्रिटेन का जो उपनिवेश था वहां पर, तो 1776 में अमेरिका में क्रांति हुई। और अमेरिका की क्रांति के बाद वहां के 13 उपनिवेशों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अमेरिका के जो 13 उपनिवेश थे, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हुए एक संघ बना दिया था। 13 राज्यों ने मिलकर एक संघ बनाया। स्टार्टिंग में उनका संघ था, कैसा संघ था, ये कॉन्फेडरेशन है, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के द्वारा इसको कैसा संघ ही माना गया, मतलब फेडरल माना गया। इन राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं। बाद में धीरे धीरे करके इनकी संख्या बढ़ गई, और वर्तमान में इस संघ में कितने राज्य शामिल हैं, 50 राज्य शामिल। वर्तमान में इस संघ में हमारे 50 राज्य शामिल हैं। अब देखो अमेरिका की शासन प्रणाली किस तरीके की है। अमेरिका पहला पॉइंट तो ध्यान रखना है, अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली, अध्यक्षीय शासन प्रणाली। स्टार्टिंग की जब क्लास में थी तो वहां पर 2 प्रकार की शासन प्रणाली आपको बताई थी, एक अध्यक्षीय शासन प्रणाली और दूसरी कौन सी, इसके दूसरी कौन सी आ जाती है, संसदीय शासन प्रणाली। 2 आ जाती है, एक अध्यक्षीय और दूसरी कौन सी है, संसदीय। अंतर हो गया देखो भारत से। ब्रिटेन में, अमेरिका में कैसी है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली, भारत में कैसी है, संसदीय शासन प्रणाली। दूसरी पॉइंट, अगर अमेरिका की अगर बात करें, अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है, अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है, ये अमेरिका का राष्ट्रपति जनता के द्वारा सामान्यतः प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। चुनाव प्रक्रिया की एकदम अलग टाइप की होती है, लेकिन नीचे से चुना जाता है। वे कैसे होते हैं, ये प्रत्यक्ष होते हैं, जबकि भारत में कैसा हो जाता है, अप्रत्यक्ष। भारत में अप्रत्यक्ष अंतर हो गया। और अगर देखिए इसके अलावा जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, ये अपनी कार्यपालिका के सदस्यों को, इनकी कार्यपालिका होती है, इस कार्यपालिका के सदस्यों को विधायिका से बाहर से, विधायिका के बाहर से ले सकते हैं। मतलब ये है कि राष्ट्रपति के जितने भी मंत्री होते हैं वो जरूरी नहीं होते हैं कि संसद के सदस्य हो, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जितने भी मंत्री होंगे वो अनिवार्य रूप से संसद के सदस्य होंगे। कोई अपवाद है क्या, अपवाद 6 महीने तक कोई भी मंत्री 6 महीने तक बिना संसद का सदस्य रहे मंत्री रह सकता है, लेकिन 6 महीने में उसको संसद का सदस्य बनना पड़ेगा। तो कार्यपालिका के सदस्य यहाँ पर विधायिका के बाहर से आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के बाहर से नहीं आते। अगला पॉइंट और कर देखें तो ब्रिटेन में जो न्यायपालिका है, अमेरिका में जो न्यायपालिका है ये कौन से स्ट्रक्चर पर कार्य करती है, ये फेडरल स्ट्रक्चर पर कार्य करती है। जबकि भारत में कैसे स्तर पर कार्य करती है, यूनिटरी। भारत में जो न्यायपालिका है ये फेडरल स्ट्रक्चर पे काम नहीं करती है, भारत में न्यायपालिका यूनिटरी पे कार्य करती है। जैसे मान लिया अमेरिका में एक ही जगह पर एक ही साथ 2 न्यायालय हो सकते हैं, एक स्टेट का होगा और दूसरा कौन सा, केंद्र का होगा। जो केंद्र वाला है केवल फेडरल सूची के विषय पर मुकदमे सुनेगा, और स्टेट वाला स्टेट के विषय पर सुनेगा। अमेरिका में जो स्टेट सूची के विषय उपलब्ध होते हैं
अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट विषय होते हैं वो किसको दिए जाते हैं, राज्यों को दिए जाते हैं। हमारे अवशिष्ट विषय किसके पास होते हैं, केंद्र के पास। मतलब अमेरिका में केवल एक ही सूची कार्य करती है, तो कौन सी है, फेडरल। बस फेडरल सूची है, उस पे काम करेंगे, बस सब बाकी जितने भी विषय होते हैं वो सब किसको दे दिए जाते हैं, राज्यों को दे दिए जाते हैं। मतलब अमेरिका के राज्य मजबूत है, हमारे यहाँ के राज्य के मजबूत नहीं। भारत का जो सिस्टम है कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। कनाडा में राज्य मजबूत नहीं होते हैं, केंद्र मजबूत होता है। अमेरिका में राज्य मजबूत होते हैं, केंद्र कमजोर होता है। हालांकि अलग अलग नहीं हो सकते। तो यहाँ की न्यायपालिका कैसी है, फेडरल सिस्टम पे काम करती है। भारत की न्यायपालिका कैसे काम करती है, यूनिटरी सिस्टम पे काम करती है। और अगर बात करें इसके अलावा जो यहाँ की संसद होती है, यानी कि जिसको लोग कांग्रेस कहते हैं, अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं। यहाँ की कांग्रेस दो हिस्सों में बटी हुई है। एक सदन कौन सा कहलाता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, एक सदन ये हो जाता है। और दूसरा कौन सा कहलाता है, दूसरा सदन कहलाता है सीनेट। ठीक, दो सदन होते हैं। निम्न सदन को क्या कहते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि सदन। और दूसरे प्रतिनिधि सभा, दूसरे को क्या कहते हैं, सीनेट कहते हैं। सीनेट कैसा होता है, एक उच्च सदन है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कैसा है, हमारा निम्न सदन है। यानी कि भारत में जो लोकसभा है वही अमेरिका में क्या है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। हमारे जो राज्यसभा है वही वहां पर क्या है, सीनेट है। इस सीनेट में प्रत्येक राज्य को 2 सीटें आवंटित की जाती हैं। इस प्रकार से कहां पर राज्य होते हैं 50। तो सीनेट में टोटल कितनी सीटें हैं, 100 सीटें। ठीक है, ये फिक्स है। प्रत्येक राज्य को 2 सीटें आवंटित की गई हैं। 50 राज्य हैं तो कितनी सीटें हो जाती हैं, 100 सीटें हो जाती हैं। ये वाली सीटें परिवर्तित होती रहती हैं। सारे समय 435 के आसपास कुछ वहां पर सीटें चलती हैं। तो जो भी वहां पे चल रही हो हमें उनसे मतलब नहीं है, हम बस कंपेयर कर रहे हैं। ठीक, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को निम्न सदन कहते हैं, सीनेट को उच्च सदन कहते हैं। सीनेट में प्रत्येक राज्य के लिए 2 सीटें आवंटित की जाती हैं, चाहे राज्य छोटा हो चाहे बड़ा हो। हर राज्य के लिए 2 सीटें हैं। कुल 50 राज्य हैं तो कितनी सीटें हो जाती हैं, 100 सीटें हो जाती हैं। और अगर देखें अमेरिका के बारे में, तो अमेरिका में जो नागरिकता का कॉन्सेप्ट होता है, नागरिकता, वहां पर नागरिकता कैसी है, वहां पर दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का मतलब ये हो गया कि अमेरिका का नागरिक रहते हुए किसी अन्य देश की नागरिकता ले सकता है, पहली बात। दूसरी बात, अमेरिका का नागरिक अमेरिका के साथ साथ अपने राज्य का भी नागरिक होता है। जैसे हम लोग अगर यूपी की बात करें, हम लोग यूपी के नागरिक थोड़ी होते हैं, और होते हैं निवासी होते हैं। अमेरिका में अमेरिका के लोगों पर 2 पासपोर्ट होते हैं। एक कौन सा हुआ, उनके राज्य का, एक कौन सा हुआ, संघ का। हम लोगों के पास सिंगल ही होता है, अब वो सिंगल भी नहीं होता। हम उसे विदेश यात्रा में जा रहे हैं और नेपाल भूटान में भी जाते भी हैं तो उसके लिए पासपोर्ट की जरूरत है, घर का आधार कार्ड ही पासपोर्ट है वहाँ पर। तो हम लोगों के पास वो भी नहीं मिलते हैं। अमेरिका के पास 2 पासपोर्ट होते हैं हर नागरिक के पास, एक उसका राज्य का होगा और दूसरा उनका केंद्र का होगा। वहाँ पर कैसी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता होती है। नागरिकता के संबंध में, अमेरिका की नागरिकता के संबंध में कॉन्सेप्ट बताया था, कौन सा, यूज सोलाई। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लागू होता है, यहाँ पे यूज सोलाई का कॉन्सेप्ट लागू होता है। यूज सोलाई का मतलब क्या होता है, जमीन का, सॉइल, सोलाई मतलब सॉइल, ठीक है, ऐसे करके है। यूज सोलाई कहाँ से निकला है, सॉइल, सॉइल मींस मिट्टी, मतलब उस मिट्टी पे जिसका जन्म हुआ है वो व्यक्ति वहाँ का नागरिक बनने के लिए एलिजिबल है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे लागू होता है, अमेरिका में। भारत में कौन सा कॉन्सेप्ट लागू होता है, यूज सैंग्विस, ये भारत का कॉन्सेप्ट है। मतलब ये रक्त का संबंध। भारत में वही व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसका रक्त संबंध भारत के साथ है। दुनिया के किसी कोने में उसका जन्म हुआ उससे मतलब नहीं होता है। तो इतनी बेसिक चीजें किसके बारे में ध्यान रखनी है, अमेरिका का। पहला पॉइंट, 13 उपनिवेशों ने वहां से स्वतंत्र होकर एक संघ बनाया। इस संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं, 50 राज्य हैं। शासन प्रणाली कैसी है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली। पता है तो भी ठीक, नहीं पता है इसको सबसे देख रहे हैं क्या है अध्यक्षीय, ठीक है। जिन्होंने पढ़ा है पहले उन्हें पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको भी बता देते हैं अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या होती है। दूसरी, यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ये अपनी कार्यपालिका के सदस्यों को विधायिका के बाहर से भी ले सकते हैं। न्यायपालिका यहाँ पर फेडरल है, हमारे यहाँ कैसी है, यूनिटरी है। कांग्रेस यहाँ पर 2 सदन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट। हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा। हमारे यहाँ अंतर इससे हो जाएगा, सीनेट से। यहाँ पर प्रत्येक राज्य के लिए 2 सीटें हैं, लेकिन हमारे जनसंख्या के आधार पर क्या
कहां पर लिखा गया है? कहीं लिखा गया है संविधान में कि उत्तर प्रदेश को कितनी सीटें होंगी, मध्य प्रदेश को कितनी सीटें होंगी? हम बता देते कहां पे लिखा हो तो सीधे वही पर नाम बोल देते हैं। भाग 4 सही है। बताओ अनुसूची 4 है, भाग 4 नहीं है। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में क्या है? बीपीएससी है। अनुसूची 4 में हमारे राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। छोटे छोटे टर्म है, टर्म में एक बार चला जाएगा क्वेश्चन। तो इतनी चीजें यहाँ की बेसिक्स ध्यान रखें। अब देखो राष्ट्रपति के बारे में अगर देखें तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है, पहली बात तो ध्यान रखना है इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का होता है। अमेरिका में एक व्यक्ति केवल और केवल 2 बार के लिए राष्ट्रपति बन सकता है, इसके बाद नहीं बन सकता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में कितनी भी बार राष्ट्रपति बने, एक बार कार्यकाल पूरा हो गया फिर से बनो, फिर कार्यकाल पूरा हो गया फिर से बनो, कोई दिक्कत नहीं है। और कार्यकाल में कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। ठीक है। तो ये चीज भारत के बारे में अंतर। भारत के राष्ट्रपति पर जिस तरीके से महाभियोग लगता है ऐसा ही महाभियोग अमेरिका के राष्ट्रपति पर भी लगता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है इसको भी देख लेंगे। भारत के राष्ट्रपति को जैसी क्षमादान शक्तियां दी गई हैं ऐसी क्षमादान शक्तियां अमेरिका के राष्ट्रपति को दी गई हैं, लेकिन थोड़ी सी अंतर में है। क्या अंतर है अब इसको देख लेंगे। अब यूपीएससी का इसका क्वेश्चन उठा के देखना, जैसा यूपीएससी के मेंस के क्वेश्चन भी इस वाले को कंपेयर करवाएगा, क्षमादान शक्तियों को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति से कंपेयर करवाएगा, तो ये वाला कंपेयर करवाएगा कि किस तरीके से हमारे वहां पर चेंज है। तो इसको देखेंगे। महाभियोग की प्रक्रिया में चेंज है, थोड़ी सी चीज है, कैसे करके चेंज है इसको भी देख लेते हैं। इतनी चीजें आपको बेसिक ध्यान रखनी है अमेरिका पर। बाई चांस में किसी भी चीज को कंपेयर करने को पूछ लिया जाए कि ये चीज अमेरिका के संविधान से ब्रिटेन के संविधान कैसे करके आ रहा है, तो वो चीज अपनी ध्यान रखो। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या होता है? हमारे यहाँ कैसी शासन प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली। यहाँ पर क्या है? अध्यक्षीय शासन प्रणाली। अब एक एक करके जिनने पढ़ा है वो अपने आप बताते रहो संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं क्या होती हैं, बताओ। पहला केंद्र और राज्य होंगे, तो उसमें भी अध्यक्ष भी होता है। तो एकात्मक और फेडरल संघीय उसमें देखते हैं। राष्ट्रपति। संसदीय शासन प्रणाली में सारी शक्तियां किसके पास होती हैं? प्रधानमंत्री के पास होती हैं। अध्यक्षीय में सारी शक्तियां किसके पास होती हैं? राष्ट्रपति के। अगर बाई चांस हमसे अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से किस देश में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है या किस देश में संसदीय शासन प्रणाली, अब 250-300 देश सब रखते थोड़ी भी लोग, कैसे करके चीज क्लियर किया थी? न्यूज़पेपर अगर पढ़ते होगे तो न्यूज़पेपर पढ़ोगे, जिस देश के सामान्यतः राष्ट्रपति चर्चा में रहते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, जहां जहां के राष्ट्रपति का नाम आए वहां पर कौन सी शासन प्रणाली हो जाएगी? अध्यक्षीय। ठीक है। और जहां के प्रधानमंत्री का नाम, भारत के प्रधानमंत्री, जापान के प्रधानमंत्री, ठीक है, जहां जहां के नेपाल के प्रधानमंत्री, जहां जहां के प्रधानमंत्री चर्चा में, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, जहां जहां के प्रधानमंत्री का नाम आता रहे वो कौन हो जाएगा? संसदीय। चाइना के प्रधानमंत्री का नाम सुना है? इनसे पहले को तो किंग दाओ करके कोई थे, ठीक है, कभी न्यूज़पेपर में आए, कभी नहीं। कौन है किंग दाओ? पता नहीं। क्यों? वहां पर सारी शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति। अमेरिका के प्रधानमंत्री का नाम सुना है? कौन है? क्या पता नहीं कि नहीं है, ठीक है, अमेरिका में पता भी नहीं प्रधानमंत्री नहीं। क्यों? वहां पर सारी शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। तो न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर ध्यान यही चीज नोटिस करो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कोई न्यूज आई अंतरराष्ट्रीय वहां पे है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऐसा किया दिया, तुरंत दिमाग में आता है अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम आया। और जब तक राष्ट्रपति आते रहते हैं तो मतलब अमेरिका कौन सी शासन प्रणाली है? अध्यक्षीय शासन प्रणाली। ठीक है। जब न्यूज में पढ़ रहे हैं कि जापान में प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव हो रहे हैं या ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव हो रहे हैं, चीफ मिनिस्टर पर आ रहे हैं घूमने के लिए, तो कौन है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, मतलब प्रधानमंत्री चर्चा में है, तो कैसी शासन प्रणाली हो गई? देखो सारी चीजें रख नहीं पाओगे, 250-300 देश है ना, तो 250-300 देश के बारे में पूछा जाएगा और ना तो 250-300 याद कर पाओगे। बस जो चर्चा में रहते हैं उन्हीं क्वेश्चन आते हैं। और चर्चा में कैसे रहते हैं वो तब पता लगेगा जब वो 14-16 पन्नों का न्यूज़ पर आता है, उसको खोल के देखोगे तब समझ में आएगा। तो न्यूज़ में पढ़ने की आदत है। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति वास्तविक शक्तियों का प्रमुख होता है, संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री वास्तविक शक्तियों का प्रमुख होता है। और क्या अंतर होता है? कौन सी में?
अध्यक्षीय मतलब हाँ ये ठीक बाहर से आ सकते हैं, इसमें बाहर से नहीं आ सकते, उसी से आएंगे। और कोई विशेषता है इसमें भी होता है, ये तो सभी हो जाएगा। और कोई और देखो संसदीय शासन प्रणाली में और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में वो क्या क्या था अभी स्टार्टिंग से। पहला पॉइंट, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक शक्तियों का प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति नाममात्र के प्रधान होते हैं। यहाँ पर इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, राष्ट्रपति वास्तविक हो जाएंगे, प्रधानमंत्री नाममात्र के होंगे, होंगे भी या नहीं होंगे वो भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक। दूसरी बात, संसदीय शासन प्रणाली में, संसदीय शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, कार्यपालिका के सदस्य विधायिका में से ही आते हैं अनिवार्य रूप से, लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली में जरूरी नहीं है कार्यपालिका के सदस्य विधायिका से ही आए, विधायिका के बाहर से भी आ सकते हैं। तीसरा पॉइंट, जो संसदीय शासन प्रणाली होती है इसमें जो हमारी कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, मंत्री लोग होते हैं, मंत्री लोअर हाउस के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, केंद्र में बात करें तो लोकसभा और राज्य बात करें तो विधानसभा, लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली के साथ कुछ नहीं होता है, ठीक है। राष्ट्रपति के जितने भी मंत्री हैं वो सब राष्ट्रपति के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, बाहर की संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति के प्रति तो विधिक रूप से ही है, पर व्यक्तिगत रूप से ये सभी संसद के प्रति भी सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में ऐसा नहीं होता। अगला पॉइंट, संसदीय शासन प्रणाली में सरकार का नेचर कैसा होता है? अस्थायी होता है। यहाँ पर सरकार अस्थायी होती है, लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली में सरकार स्थायी होती है। मतलब यहाँ पर अगर राष्ट्रपति बन गए और उन्होंने 4 वर्ष के लिए अपने मंत्री बना दिए तो बस सरकार चलेगी 4 वर्ष तक, हटाना बड़ा ऐसा तो है नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते, हटा सकते हैं, लेकिन उतना आसान नहीं है जितना यहाँ पर आप देखिए मंत्री हैं, जरा देर में विश्वास प्रस्ताव आया बस चलेगी, बाद में जरा एक गलती से आ गया विश्वास प्रस्ताव आ गया तो आ गया, अब सरकार गई तो गई, फिर से सरकार बनेगी। तो संसदीय शासन प्रणाली में कैसी सरकार होती है? अस्थायी। यहाँ पर सरकार कैसी होती है? स्थायी, ठीक है। इतनी चीजें आपको अध्यक्षीय और संसदीय शासन प्रणाली में याद रखें। तो संसदीय शासन प्रणाली के उस दिन 2-3 क्वेश्चंस भी उसमें रखे थे, ये इसी टाइप के थे कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, या दूसरे का विशेषता देखें तो प्रधानमंत्री वास्तविक शक्तियों का प्रमुख होता है। तीसरी बात, यहाँ पर कार्यपालिका के सदस्य विधायिका में से ही आते हैं। चौथा पॉइंट, यहाँ पे सरकार कैसी होती है? अस्थायी होती है। किसी भी तरीके का विकल्प बना के क्वेश्चन आ जाए आपको विशेषता ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट देखो, राष्ट्रपति की हम लोग शक्तियां वगैरह देखेंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियां भारत की शक्तियों से किस तरीके से अलग है। पहले इसको बेसिक से ये सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, सब लिखे, उसको कोई ऐसा पॉइंट जो ना लिखा हो सारे लिखे हुए हैं। अब हम लोग इनकी शक्तियां देख लेते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियां कैसे कैसे करके अंतर है भारत के संविधान से। पहले लोग देख लेते हैं राष्ट्रपति पर, अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग, कि अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है और फिर भारत से किस तरीके से ये अंतर है, ये आप लोग अपने आप अंदाजा लगा लोगे। पहले प्रक्रिया पता होगी आपको, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया मान लिया पता है और अमेरिका के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया पता है, दोनों कुछ अंतर अपने आप से क्लियर कर लोगे। जैसे कि हम लोग अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया की बात करें, महाभियोग देखो, महाभियोग लाने के लिए या तो अमेरिका के राष्ट्रपति पर राजद्रोह या फिर भ्रष्टाचार या फिर घूसखोरी, ऐसा कोई भी आरोप, इस आरोप पर अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग का मुकदमा चलाया जा सकता है। हमारे यहाँ ऐसा ही मशहूर है, हमारे संविधान का उल्लंघन अंतर हो गया, ये अमेरिका के राष्ट्रपति को हटाने का आधार है। भ्रष्टाचार का या कोई भी गलत कार्य में अगर वो संलिप्त है या फिर राजद्रोह का कोई आरोप लगाया जाता है तो अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग का मुकदमा शुरू किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति पर ऐसा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कब चलाया जाएगा? जब संविधान का उल्लंघन किया हो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब भी महाभियोग चलाया जाएगा तो इस महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ चलाई जाएगी? कांग्रेस में चलाई। कांग्रेस कहने का मतलब वहाँ की संसद में चलाई जाएगी। ये प्रक्रिया कैसी है? संसद में चलाई जाएगी। ये तो प्रक्रिया ये है, सेम है, यहाँ पर सेम होगी। हमारे यहाँ संसद चलती है, वहाँ पर संसद, आप एक से अंतर आ जाएगा। आप देखो अंतर ये है कि जब भी अमेरिका के राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाएगा, ऐसा प्रस्ताव केवल और केवल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ही लाया जाएगा। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति को जब भी हटाना है तो ऐसा प्रस्ताव केवल और केवल
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में शुरू किया जाएगा। ऐसा प्रस्ताव हमारे यहाँ किसी भी सदन में हो सकता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा प्रस्ताव सीनेट में नहीं आ सकता। अमेरिका में ऐसे प्रस्ताव की शुरुआत, तो अंतर हो गया, प्रस्ताव की शुरुआत कहाँ की जाएगी? केवल और केवल निम्न सदन में की जाएगी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में की जाएगी। भारत में ऐसे प्रस्ताव की शुरुआत 14 दिन की पूर्व सूचना पर किसी भी सदन में की जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ होता है, हमारे 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए, तो प्रस्ताव एक्सेप्ट किया जाएगा, क्लियर हो गया। यहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ऐसे प्रस्ताव की शुरुआत कर दी जाएगी अगर ऐसा कोई आरोप उस राष्ट्रपति पर लगाया जाता है। इसके बाद देखो प्रक्रिया क्या चलेगी। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जब ऐसा प्रस्ताव आएगा तो यहाँ पर वोटिंग की जाएगी, यहाँ पर वोटिंग की जाएगी। जब वोटिंग की जाएगी तो राष्ट्रपति के खिलाफ दूसरे सदन में जाएगा ऐसा प्रस्ताव। ऐसा प्रस्ताव बहुत अजीब बात है, अमेरिका के राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो ऐसा प्रस्ताव आता है साधारण बहुमत से पारित होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति को हटाना है, ऐसा प्रस्ताव हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में साधारण बहुमत से पारित होगा, यानी कि 50% प्लस ये होता है अमेरिका के राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव। हमारे यहाँ ऐसा है क्या? हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ विशेष और विशेष से भी विशेष वाला, डबल विशेष, ठीक है। हमारा विशेष वाला टाइप का है, डबल विशेष है राष्ट्रपति को हटाने के लिए। कौन सा होता है? टोटल सदस्य संख्या का जो होती है, इतना बड़ा बहुमत हो गया, उससे बड़ा बहुमत कोई है ही नहीं संविधान में। तो इनको हटाने के लिए प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में लाएगा, और साधारण बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित होना चाहिए। जब ऐसा प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो ऐसा प्रस्ताव अब जाएगा सीनेट में, अब ऐसा प्रस्ताव जाएगा सीनेट में। और एक चीज ध्यान रखनी है कि सामान्यतः प्रसामता का वैसे ही हमेशा ही सीनेट की अध्यक्षता कौन करते हैं? वहां के उपराष्ट्रपति, जैसे हमारे होते उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के प्रदेश सभापति होते हैं, ऐसे वहां पर भी सीनेट के फिलहाल तो अध्यक्ष कौन होते हैं? वहां के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चल रही होती है उस समय सीनेट की अध्यक्षता कौन करते हैं? वहां के चीफ जस्टिस, जो अमेरिका का मुख्य न्यायाधीश होगा, उस समय अमेरिका का मुख्य न्यायाधीश सीनेट की अध्यक्षता करेगा जब राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया वहां पर चल रही है। अंतर समझ लो कहां काम कैसे कैसे करते हैं, पर्याप्त अंतर है, छोटा मोटा पर्याप्त अंतर। सीनेट में उस समय मुख्य न्यायाधीश के द्वारा अध्यक्षता की जाएगी और सीनेट में ऐसे प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी, और सीनेट में ऐसा प्रस्ताव सीनेट की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ये बहुमत है, सीनेट की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से अगर ऐसा प्रस्ताव पारित हो जाए तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाएगा। आज तक किसी भी राष्ट्रपति को वहां पर हटाया जाएगा, प्रस्ताव आएगा, रिचर्ड निक्सन के खिलाफ आया था, बिल क्लिंटन के खिलाफ आया था, एक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 3 बार आ चुका है, हटाया किसी को नहीं गया। एक ने किसी ने इस्तीफा भी दिया था, 3 लोगों के खिलाफ प्रस्ताव आया, हटाया किसी को नहीं गया है, एक ने इस्तीफा दे दिया था, 2 लोगों का प्रस्ताव कैंसिल हो गया, और जो डोनाल्ड ट्रंप है ये तो देखो से ज्यादा आगे निकल गए, तो शायद 3 बार इनके खिलाफ प्रस्ताव आ चुका है। ये चीजें अमेरिका में इस वक्त शटडाउन भी चल रहा है, वहां पर आर्थिक संकट चल रहा है, जैसे हम लोगों ने अपने यहाँ पढ़ा है आर्टिकल 360 ऐसी पोजीशन अमेरिका में समय है। अमेरिका में बहुत से कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया है, तो वो अपना कैपेसिटी देंगे ना। तो ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, पहला पॉइंट, अमेरिका के राष्ट्रपति को हटाने के लिए राजद्रोह, भ्रष्टाचार, घूसखोरी ऐसे कोई भी आरोप हो जिन आरोपों पर उसके खिलाफ ऐसा प्रस्ताव लाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, ऐसी प्रक्रिया कहाँ चलेगी? केवल और केवल संसद में ही ऐसी प्रक्रिया चलाई जाएगी। तीसरा पॉइंट, ऐसे प्रस्ताव की शुरुआत निम्न सदन में होगी। एक पॉइंट है, ऐसे प्रस्ताव की शुरुआत निम्न सदन में होगी, ऐसा प्रस्ताव सीनेट में नहीं लाया जा सकता। निम्न सदन में प्रस्ताव की शुरुआत होगी और निम्न सदन में 50% प्लस 1 वोट से अगर ऐसा प्रस्ताव पारित हो जाए तो ये कहाँ जाएगा? सीनेट में जाएगा, और सीनेट की अध्यक्षता इस समय कौन करेंगे? मुख्य न्यायाधीश करेंगे। अगर ऐसा आरोप राष्ट्रपति पर साबित हो जाता है और ऐसा प्रस्ताव सीनेट में 2/3 वोट से पारित हो जाए तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटा पड़ेगा। तो ये कितना नहीं लग जाएगा? 100 का 67 सदस्य संख्या, हाँ 67 आ जाएगा, तो 100 लोग हैं सीनेट में समय, और 100 सीटों में तो 2/3 कितना निकल गया? 67 निकल गया। अगर 100 में से 67 सीटें मिल जाए राष्ट्रपति को हटाने के लिए तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाएगा। अब इसको भारत से कंपेयर कर दो,
भारत से कब करके तो ये वाला चेंज हो जाएगा। भारत में आधार क्या है, केवल और केवल संविधान का अतिक्रमण, बाकी किसी भी आधार पर राष्ट्रपति को उनके पद से नहीं हटा सकते। दूसरा ये वाला चेंज हो जाएगा, यहाँ पर केवल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में और हमें भारत में किसी भी सदन में लाया जा सकता है 14 दिन पूर्व की सूचना देके, और 1/4 सदस्यों को उस पर साइन होना भी जरूरी है। अमेरिका में सब कुछ नहीं। अगला बात ये वाला चेंज हो जाएगा, यहाँ पर साधारण बहुमत है, हमारे यहाँ स्पेशल बहुमत है, अलग वाला ही मतलब टोटल सदस्य संख्या का 2/3। यहाँ पर सीनेट इस समय सीजे निष्ठा करते वहाँ के, हमारे इस पर निष्ठा वही करेंगे उपराष्ट्रपति, कोई भी चीज यहाँ पर नहीं होता, काफी चीजें। तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, अमेरिका के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। क्लियर चीजें, इसको याद करो। अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग, अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग नंबर 1। अमेरिका के राष्ट्रपति को, अमेरिका के राष्ट्रपति को राजद्रोह, भ्रष्टाचार, अमेरिका के राष्ट्रपति को राजद्रोह या भ्रष्टाचार या घूसखोरी, रिश्वत वगैरह देता है तो घूसखोरी के आरोप में महाभियोग की प्रक्रिया से, के आरोप में महाभियोग की प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है, महाभियोग की प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। अगला पॉइंट, महाभियोग, महाभियोग कांग्रेस, महाभियोग कांग्रेस या संसद में, अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं। महाभियोग कांग्रेस या संसद में चलने वाली एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ, अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग संसद के निम्न सदन, संसद के निम्न सदन में ही, संसद के निम्न सदन में ही शुरू किया जा सकता है, संसद के निम्न सदन में ही शुरू किया जा सकता है। अगला पॉइंट, निम्न सदन में, निम्न सदन है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, निम्न सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, HOR देखो शॉर्ट में सकते, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, निम्न सदन या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ऐसा प्रस्ताव, ऐसा प्रस्ताव साधारण बहुमत, दुनिया का सबसे मजबूत आदमी उसको साधारण बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करके हटा देते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ऐसा प्रस्ताव साधारण बहुमत 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 से पारित होना चाहिए, से पारित होना चाहिए। अगला पॉइंट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पारित होकर,
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पारित होकर ऐसा प्रस्ताव सीनेट में जाता है, ऐसा प्रस्ताव सीनेट में जाता है, जहां विशेष बहुमत से लेकिन मतलब 2/3, जहां विशेष बहुमत से लेकिन 2/3 से ऐसा प्रस्ताव पारित होना जरूरी है, ऐसा प्रस्ताव पारित होना जरूरी है। अगला पॉइंट, जब राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया लंबित हो उस समय सीनेट की अध्यक्षता अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश, उस समय सीनेट की अध्यक्षता अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, सीनेट की अध्यक्षता अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। ठीक है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया हो गया। अगर लिखने को आ जाए अलग अलग अंतर क्या क्या अंतर है, तो अंतर लिख ही दोगे। आपको अमेरिका के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया पता है, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया पता है। अगर अंतर लिखने को आ जाए आप लोगों की क्षमादान शक्तियां देख लेते हैं। जैसे भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं, ऐसे ही करके अमेरिका के राष्ट्रपति को भी कुछ क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां देखें उससे पहले आद्य न्यायिक का मतलब ही होता है जब कोई मतलब मुकदमा टाइप का है वो न्यायालय में ना चले तो उसको आद्य न्यायिक कहते हैं। ठीक है, तो इसकी भी आद्य न्यायिक ही हो जाए क्योंकि न्यायालय में नहीं चल रहा है, संसद में चल रहा है। लेकिन है क्या है, ये भी मुकदमा महाअभियोग का मतलब होता है मुकदमा। ठीक, तो ये भी यहाँ पर कोई चीज हो जाएगी सेम। ठीक, तो देखो हम लोग अगर अमेरिका के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां देखें तो उससे पहले हम लोग भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों को एक बार रिपीट कर लेते हैं। आप लोग बताते जाओ और उसके बाद हम लोग एक दूसरे से कंपेयर कर लेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति को जो क्षमादान शक्तियां प्राप्त हैं वहां पर क्या क्या अंतर है भारत के राष्ट्रपति से। ठीक, तो पहले एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति को देखने से पहले भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां आप लोग बताते जाओ, जो बातें हम पूछे। पहले तो आपको आर्टिकल बता दो। भारत के राष्ट्रपति की अगर बात करें भारत के, तो आर्टिकल बता दो। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 72 आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां। दूसरी बात बता दो, भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां दी गई हैं कौन कौन से विषयों पर कैसे कैसे करती गई, कौन कौन से विषय हैं जिन पर राष्ट्रपति को क्षमादान शक्तियां प्राप्त हैं? संपत्ति। हमें इतना जैसे बताओ कैसे लिखते थे। पहला बोलो चलो संपत्ति सूची, पन्ना ना पलटो ना, पन्ना ना पलटो, आवाज आ रही है। दूसरा कौन सा है? संघ सूची और राज्य सूची भी। राज्य सूची पर नहीं है, बताओ राज्य सूची पर है कि नहीं? राज्य सूची पर राष्ट्रपति क्षमादान की शक्तियां रखता है या नहीं रखता? आजकल बात करते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मुकदमा, तो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जाने का 72 के तहत अपील नहीं याचिका, 72 के तहत याचिका लेकर राष्ट्रपति के पास भी जा सकते हैं, 161 के तहत याचिका लेकर राज्यपाल के पास भी जा सकते हैं। तो कौन से मामले में राष्ट्रपति के पास जानी, ये दो सूचियां आपने बता दी।
स्थानों पर राष्ट्रपति के पास क्षमादान के लिए जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? हाँ, मृत्युदंड का मामला हो, अगर मृत्युदंड का मामला तो चाहे किसी सूची पर हो तो जा सकते हैं, बाकी कोई सजा है तो संवर्ती सूची और संघ सूची। ठीक है, बराबर ध्यान है कि संवर्ती सूची और संघ सूची के विषय पर अगर किसी व्यक्ति को सजा दी गई है तो वो व्यक्ति आर्टिकल 72 के तहत कहा जा सकता है राष्ट्रपति के पास। तीसरा पॉइंट, अगर मृत्युदंड दिया गया है तो चाहे किसी सूची पर हो, ठीक है, तो वो कहा जा सकता है राष्ट्रपति के पास जा सकता है, आर्टिकल 72 के तहत। ये चीजें हो गई। और हम लोग देखें जब राष्ट्रपति के पास याचिका जाती है तो राष्ट्रपति कितने प्रकार की क्षमा शक्तियां यूज करते हैं? 5 प्रकार की क्षमा शक्तियां यूज करते हैं। 5 प्रकार की आपको पता भी है, लघुकरण, परिहार, प्रतिलंबन, प्रतिलंबन और विराम, क्षमा, विराम और क्षमा, ये 5 प्रकार की शक्तियां यूज करते हैं। अब बस ये क्वेश्चन हो बता दो, जैसे मान लिया ये 5 प्रकार की शक्तियां हमने यहाँ पर राष्ट्रपति ने यूज करनी, ये शक्तियां राष्ट्रपति कब यूज करते हैं? दोष सिद्धि के बाद या फिर जब मुकदमा चल रहा है उस दौरान भी? दोष सिद्धि के बाद। जैसे हम कंडीशन बताते हैं, ठीक है, हम लोग से कई बार शब्द हमने कंडीशन, हम लोग कंडीशन क्या होता है? जैसे मान लिया कोई व्यक्ति है कि कोई, जैसे हम अपने आप को बड़े हम है, हमारे ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, अभी सजा नहीं बोली गई है, ठीक है, सजा नहीं बोली गई, लेकिन मान लिया कि मुकदमा ऐसा चल रहा है कि उसमें उम्र कैद की सजा हो सकती है, उम्र कैद और भी कठोर वाला, मतलब थोड़ा सा कोई परीक्षा जैसे छोटे-छोटे मिस करे वो भी किसी के, ठीक है, तो कठोर उम्र कैद वाली ये सजा हो सकती है। तो अभी हो सकती है, हुई नहीं है, पहले तो कठोर सारे मुकदमे जिस तरीके से मतलब हमारे अपोजिट जा रहा है तो मान के चलो कि यहाँ पर कठोर उम्र कैद की सजा हो जाएगी। अब हम अभी सजा बोली नहीं गई है, राष्ट्रपति हमें क्षमा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं, याचिका नहीं कर सकते हैं, याचिका नहीं कर सकते, सही है, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते सब लोग, हमारे यहाँ नहीं कर सकते, सही बात है, अमेरिका में कर सकते हैं, ये अंतर है, ठीक है, ये अंतर है। भारत में जब भी क्षमा याचिका का यूज किया जाता है तो ये कब किया जाता है? ये सिद्ध दोष के बाद, सिद्ध दोष के बाद, मतलब जब दोष हमारा सिद्ध हो जाएगा, आरोप साबित हो जाएगा, सजा बोल दी जाएगी, उसके बाद इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति सिद्ध दोष के साथ साथ जो क्या बोलते हैं, ट्रायल जिसको बोलते हैं, ट्रायल क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं मुकदमा जो चल रहा है ट्रायल, तो जब तक ट्रायल चल रहा है उस दौरान भी राष्ट्रपति क्षमादान शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। पहली बात अब देखो यहाँ पर ये तो भारत के राष्ट्रपति की बात होगी। पहला पॉइंट, आर्टिकल 72 के तहत संवर्ती सूची और संघ सूची के विषयों पर राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? क्षमादान शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। मृत्युदंड की सजा मिली है तो किसी भी विषय पर वो क्षमादान शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। 5 प्रकार की शक्तियां प्रयोग कर सकते हैं और ये केवल और केवल सिद्ध दोष होने के बाद, बीच में ऐसी शक्तियां प्रयोग नहीं कर सकते। अब हम लोग अमेरिका के राष्ट्रपति को कंपेयर करें। अमेरिका के राष्ट्रपति क्या, पहला पॉइंट तो ध्यान रखना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति केवल और केवल संघ सूची के विषयों पर ही क्षमादान की शक्तियां रखते हैं, बाकी किसी सूची पर राष्ट्रपति क्षमादान की शक्तियां नहीं रखते, ठीक है, वो राज्यपाल रखेंगे वहां पर। हमें अमेरिका में राज्य मजबूत है, संघ कमजोर है। वैसे देखने में वरना रियलिटी में वहां का संघ पर्याप्त मजबूत है, अलग नहीं हो सकते, इतना है। तो अमेरिका में राष्ट्रपति केवल और संघ सूची के विषय पर क्षमादान की शक्ति रखते, बाकी किसी विषय पर क्षमादान की शक्ति नहीं रखते। दूसरी बात, अमेरिका में राष्ट्रपति को मृत्युदंड की शक्ति पर क्षमादान देने का अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है, कोई अंतर नहीं। और अगर देखिए इसके अलावा जो शक्तियां यहाँ पर हैं वही शक्तियां अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भी हैं, और अंतर यह है कि अमेरिका का राष्ट्रपति सिद्ध दोष के साथ साथ क्या ध्यान नहीं आ रहा, ट्रायल, इसका नाम ध्यान दिया गया, क्या होता है, मतलब जो प्रक्रिया चल रही होती है, जो मुकदमा चल रहा होता है, उस दौरान भी राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? उस व्यक्ति को माफ कर देंगे। अगर माफ कर देंगे तो वहां पर मुकदमा क्या हो जाएगा? खारिज हो जाएगा, ठीक है, जो भी प्रक्रिया चल रही है वो मुकदमा खारिज हो जाएगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में केवल इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति यूज करेंगे, इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति यूज नहीं करते। आप लोगों ने एक आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल दोहरे दंड से उन्मुक्ति पढ़ा था, दोहरे दंड से उन्मुक्ति कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 दिया गया दोहरे दंड से उन्मुक्ति। यहाँ पर एक शब्द लिखा गया है कि किसी भी अपराध में किसी भी व्यक्ति को एक इसको अभियोजित बोलते हैं, अभियोजन, ट्रायल को क्या बोलते हैं? अभियोजन। अब देखो ये आर्टिकल पढ़ा करना,
एक ही व्यक्ति को एक से अधिक बार एक ही अपराध के अभियोजित और दंडित नहीं करेंगे। ये आर्टिकल 20 में लिखा हुआ, 20 के एक हिस्से में। आप जैसे मान लिया किसी मामले में किसी व्यक्ति पर कोई मुकदमा लिखा गया, अब मुकदमा चल रहा है और मुकदमा चलने के बाद उसके खिलाफ किसी तरीके का कोई भी सबूत नहीं मिल पाया, सबूत नहीं मिला तो न्यायपालिका ने क्या किया, उसको छोड़ दिया, मतलब उसको रिहा कर दिया। एक ये है, ठीक है। ये सिचुएशन बन गया। क्या क्या सिचुएशन? पहली सिचुएशन ये है कि किसी व्यक्ति पर कोई मुकदमा चला, क्राइम मैंने उसने किया या नहीं किया हमें नहीं पता, उसने क्या किया, उस पर एक मुकदमा चला किसी क्राइम का, न्यायपालिका को उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई सबूत नहीं, ऐसे नहीं होते कि आरोपी तभी छूट गया, कोई सबूत नहीं मिले, न्यायपालिका ने क्या कर दिया, उसको रिहा कर दिया। ठीक, ये तो सिचुएशन ये हो गई। दूसरी सिचुएशन ये हम ले लेते हैं कि किसी व्यक्ति पर कोई मुकदमा चला और मुकदमा चलने के बाद गलत तरीके से सबूत प्रस्तुत किए गए थे और इस व्यक्ति को सजा हो गई, इस व्यक्ति को सजा हो गई। अगर मान लें कि ये व्यक्ति कैसा, ये निर्दोष था, ये व्यक्ति निर्दोष था, लेकिन इसके पक्ष में ऐसे जो समुदाय थे क्या इसको सजा देनी पड़ी, क्योंकि न्यायपालिका सब सबूत पे चलेगी, न्यायपालिका अपने हिसाब से नहीं चलती, तो सजा इसलिए बोली गई क्योंकि निर्दोष था, ये कह रहा है निर्दोष है, लेकिन सारे के सारे सबूत इसके खिलाफ थे, इसको सजा बोली गई। ये व्यक्ति भले ही इसने क्राइम किया हो, लेकिन क्योंकि इसके पक्ष में किसी प्रकार का कोई सबूत जो है मुझे इससे नहीं मिला, इसलिए इसको रिहा कर दिया है। ये दो सिचुएशन हमारी आ गई। थोड़े समय के बाद जिस व्यक्ति के साथ क्राइम हुआ था, इस पर एक बार मुकदमा चल चुका है, एक बार मुकदमा चल चुका है, जिस व्यक्ति के खिलाफ क्राइम हुआ था उस व्यक्ति को मान लिया पर्याप्त सबूत मिल जाए बाद में, तो इसके खिलाफ दोबारा मुकदमा लिखा सकता है कि नहीं लिखा सकता है? लिखा सकता है। सर लिखा जा सकता है, लिखा सकता है, बताओ लिखा सकता है, और बोले बताओ। इस वाले आर्टिकल को ध्यान करो और उसके बाद बताओ, लिखा सकते हैं? नहीं इसके हिसाब से नहीं लिखा सकते हैं, इसके हिसाब से नहीं लिखा सकते हैं। सर लिखा सकते हैं, अभियोजित में एक अंतर है। अभियोजन का मतलब होता है कि अगर कोई आरोप साबित हुआ है या नहीं उसको देखते हैं। इस व्यक्ति को जो इस पर मुकदमा चला था वो मुकदमा तो साबित ही नहीं हुआ, इसको तो रिहा कर दिया गया, तो रिहा इसलिए किया गया क्योंकि इसके खिलाफ किसी तरीके का मुकदमा गलत किसी तरीके का कोई क्राइम नहीं हुआ। एक आर्टिकल एक अपना एक एक्ट ध्यान करो, SC ST एट्रोसिटीज एक्ट, ध्यान है। इस SC ST एट्रोसिटीज एक्ट में आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं ओनस ऑफ प्रूफ। ये कॉन्सेप्ट ही बताया था, ओनस ऑफ प्रूफ किसको कहते हैं? साबित करने का उत्तरदायित्व क्या होता है? साबित करने का दोषी पे होगा, दोषी पे, यानी कि SC ST एट्रोसिटीज एक्ट के अंदर जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया उस पर ओनस ऑफ प्रूफ होता है कि वो साबित करके दिखाए कि मैंने ऐसा क्राइम नहीं किया है, ये बताया गया। बाकी सभी में ओनस ऑफ प्रूफ किस पे होता है? पीड़ित व्यक्ति पर, यानी जो व्यक्ति पीड़ित है वो साबित करके दिखाए, और किसी व्यक्ति की बात है वो साबित करके दिखाए कि मेरे साथ ऐसा क्राइम हुआ है। देखिए इस वाले एक्ट में न्यायपालिका ये मान के चलती है कि क्राइम हुआ है, बाकी सभी मामलों में न्यायपालिका ये मान के चलती है कि क्राइम नहीं हुआ। ठीक है, सामान्य कोई भी अगर मामला है तो न्यायपालिका पूर्व धारणा लेकर नहीं चलेगी। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ न्यायपालिका पूर्व धारणा लेकर नहीं चलती। आप पता लगे न्यायाधीश बैठे हुए, न्यायाधीश ही पहले वाले करता तो गड़बड़ कुछ किया है, पहले ही उन्होंने मान लिया, तो कितने भी सबूत उनके सामने प्रस्तुत किए हैं, दिमाग में पहले बिठा हुआ है कि क्राइम लगता है किया तो है, निष्पक्ष होकर डिसीजन दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे। वो ये मान के चलेंगे कि क्राइम नहीं हुआ है, आप सबूत पेश करके देखो ऐसा क्राइम हुआ है, तब निष्पक्ष होकर डिसीजन दे पाएंगे। तो बाकी सभी मामलों में न्यायपालिका ये मान के चलती क्राइम नहीं हुआ है, यही चीज मान लेंगे आगे हुए। इसको क्यों रिहा किया गया? क्योंकि न्यायपालिका ये मान के चल रही है कि क्राइम नहीं हुआ है। अब अगर इसके खिलाफ किसी तरीके के कोई सबूत फिर से मिल रहे हैं तो सबूत मिलने के बाद इस पर दोबारा मुकदमा किया जा सकता है। ठीक, अगर सजा बोली जा चुकी है, जैसे मान लिया इसको सजा बोली गई थी और सजा बोली गई केवल 1 साल की, जो पीड़ित व्यक्ति था उस समय उसने कुछ नहीं कहा कि ठीक है 1 साल के अंदर गया बढ़िया, 1 साल का दिए वापस आ गया। अब जब देखता गुस्सा आते हो व्यक्ति, अब मुकदमा लिखा सकता है दोबारा उसी के अंदर? अब नहीं लिखा सकता है। ठीक है, अभियोजन और दंड की प्रक्रिया दोनों हो जाती है तब प्रोसेस रुक जाती है, जब तक दोनों प्रक्रिया नहीं होगी तब तक प्रक्रिया नहीं होगी। ठीक है, ये चीज अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ी सी अलग है।
ठीक है, अमेरिका से थोड़ी सी अलग है। अमेरिका में एक चीज होती है कि अमेरिका में अगर किसी व्यक्ति को जब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा, जैसे मान लीजिए उसको सिद्ध दोष ठहरा दिया गया, हमारे यहाँ एक बार सिद्ध दोष ठहरा दिया गया तो उसके बाद उसको सजा दोबारा नहीं दे सकते। लेकिन अमेरिका में हमारे सजा का कॉन्सेप्ट इकट्ठा वाला कॉन्सेप्ट चलता है, अमेरिका में सजा का कॉन्सेप्ट ऐसे अलग अलग वाला चलता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 4 क्राइम किए हैं, हमारे यहाँ किस तरीके से अलग है, अमेरिका किस तरीके से अलग है। हमारे यहाँ किसी व्यक्ति ने 4 क्राइम किए, 4 क्राइम कैसे किए, जैसे मान लिया कोई व्यक्ति था, वो व्यक्ति किसी के घर में चोरी करने के इरादे से घुसा, तो पहला उसने कृत्य, पहला आरोप उसमें कौन सा है, चोरी करने का। फिर दूसरा उसने क्या किया, जैसे चोरी करने के लिए घुसा, तुरंत पता लगी घर में लोगों को पता लग गया, लोग जाग गए, जब लोग जाग गए तो उसने क्या किया, उसने मारपीट की, और जब मारपीट की तो कोई एक उसी परिवार का कोई एक व्यक्ति है, मान लिया उसने उसके पास कोई धार रख दिया था, उसने हाथ ऐसे दूसरा काट दिया, ठीक, तो उस पर दूसरा आरोप कौन सा लगा, दूसरा आरोप लगा, दूसरी सजा बनेगी अंग भंग की एक सजा बनती है, दूसरा करने का आरोप ये हो गया। तीसरा मान लिया एक का तो हाथ कटा, उसने क्या किया, उसने एक और एक को बिल्कुल एकदम जान से मार दिया, दूसरा व्यक्ति जो है उसको इस तरीके से मारा, वो मर गया, तो तीसरी मतलब उसमें तीसरी धारा कौन सी लगेगी, हत्या के माने 3 ही सजा बनती है। ये 3 उसके आरोप है, ये क्राइम को एक क्राइम करने गया था, लेकिन ये क्राइम करने के दौरान कितने क्राइम हो गए, 3 क्राइम हो गए। अब जब इस केस का जब मुकदमा चलेगा तो तीनों को बेस बना के चलेंगे। तो मान लिया कि चोरी के आरोप में और ये सजा कितनी है, 5 साल, एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, चोरी के आरोप में मान लीजिए सजा कितनी हो गई है, 5 साल। किसी व्यक्ति का अगर हम अंग भंग करते हैं, उसके अंग को किसी तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, तो मान लिया इसकी सजा है, इसे कितनी मान लिया 15 साल, एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, पता नहीं है या नहीं, मान लिया यहाँ पर कितनी हो गई, 15 साल हो गई। और किसी की अगर हत्या की गई है तो मान लिया कि वहां हमारे हत्या करने के 14 साल मान लेते हैं, हत्या करने के जुर्म में मान लीजिए सजा कितनी है, 14 साल मान लीजिए, 14 साल मान लीजिए, ऐसे करके। तो देखो हमारे यहाँ चोरी के आरोप में 5 साल, अंग भंग कितने मान लिया था, हुई है कितनी, 10 साल, और हत्या के लिए उसको सजा कितनी हुई है, 14 साल। अभी बताओ जब इस व्यक्ति को सजा बोली जाएगी, मान लीजिए 2025 में आज इसी समय उसको सजा बोलेगी, आज से इसकी सजा शुरू हो गई, ठीक। अरे बताइए कब छूट के आएगा जेल से, या ऐसे करके 2025 30 का 40 50 से कौन सा छूट के आएगा, 14 साल छूट के आएगा, क्लियर, सही बात। तो हमारे सजा कैसी जाती है, इकट्ठी चलती है, 14 साल वाली सजा काटेगा तो 10 साल वाली और 5 साल वाली इसी में गई, ठीक है। तो यानी कि कब छूट के आ जाएगा, देखो सबसे बड़ी वाली सजा काटेगा और 2025 और 14 जोड़ो 2039 में छूट के आ जाएगा। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट चलता है, अमेरिका में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं चलता है, ठीक है। अमेरिका में ध्यान रखना, अमेरिका में कितनी सजा काटेगा, 10 20 25 4 29 साल की सजा काटेगा, अमेरिका में 29 साल की सजा काटेगा। ये अमेरिका के कॉन्सेप्ट में हमारे कॉन्सेप्ट में अंतर है। अमेरिका में जो सजा का कॉन्सेप्ट वो एक एक करके पूरा होता है, हमारा इकट्ठा पूरा हो जाता है। सबसे बड़ी वाली सजा अगर पूरी कर देगा तो छोटी वाली सजा अपने आप पूरी हो जाएगी, लेकिन अमेरिका में ऐसी सजा नहीं चलती है। अमेरिका में हर केस के लिए अलग अलग सजा काटनी पड़ेगी। पहले बेटा ये वाली पूरी करो, जब ये वाली तब लगेगा अरे वाह अब छूट जाए ना, अभी 10 साल बाकी है, अब 10 साल पूरी करेगी, ये पूरी करी, बेचारे के मन में जरा सी खुशी हुई कि 15 साल से जेल में तब तक छूट जाए, हाँ अभी एक और रह गया है, अभी 14 साल और काट, ठीक है। ऐसे करके जिंदगी जेलें गुजर जाएगी अमेरिका में, लेकिन हमारे यहाँ इस तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है। तो कुछ चीजें हैं, हम लोग यहाँ पे उतनी चीजें मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं जितनी हम लोगों की काम की है, वरना दूसरे देशों के अगर संविधान से चीजें देखे बहुत सारा अंतर है। तो ये हम लोग यहाँ पर समाधान की शक्ति में अगर देखें तो पहला पॉइंट, अमेरिका के राष्ट्रपति केवल और केवल सर्वसूची के विषय पर क्षमा कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, मृत्युदंड का सेवाधिकार प्राप्त है। तीसरा पॉइंट, ये सिद्ध दोष के साथ साथ अभियोजन की प्रक्रिया के दौरान भी आरोपी को भी माफ कर सकते हैं। मतलब ये आरोपी और दूसरा कौन सा हो जाता है, अपराधी, दोनों को माफ कर सकते हैं। भारत में केवल और केवल अपराधी को माफ किया जाता है, आरोपी को माफ नहीं। कोई आरोपी तो बेचारा भी है ही नहीं, उस पर किसी तरीके का जब उस पर आरोप साबित हो जाएगा तब माफ करेंगे। हमारे यहाँ आरोपी को भी छोड़ देंगे और अपराधी को भी छोड़ देंगे। ये अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति की समाधान शक्ति में अंतर, क्लियर की बात। अमेरिका के राष्ट्रपति की समाधान शक्तियां, अमेरिका के राष्ट्रपति की समाधान शक्तियां,
पहला पॉइंट, अमेरिका के राष्ट्रपति क्षमादान की शक्तियां, अमेरिका के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां। नंबर 1, अमेरिका के राष्ट्रपति केवल संघ सूची, केवल संघ सूची के विषय पर, केवल संघ सूची के विषय पर क्षमादान की शक्तियां, केवल संघ सूची के विषय पर क्षमादान की शक्तियां रखते हैं, केवल संघ सूची के विषय पर क्षमादान की शक्तियां रखते हैं। अगला पॉइंट, अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति मृत्युदंड के मामले में, मृत्युदंड के मामले में बराबर नहीं, मृत्युदंड के मामले में सभी शक्तियां रखते हैं, मृत्युदंड के मामले में सभी शक्तियां रखते हैं। अगला पॉइंट, अमेरिका में राष्ट्रपति, अमेरिका में राष्ट्रपति सिद्ध दोष के साथ साथ, सिद्ध दोष के साथ साथ अभियोजन की प्रक्रिया, सिद्ध दोष के साथ साथ अभियोजन की प्रक्रिया के दौरान भी, अभियोजन की प्रक्रिया के दौरान भी क्षमा का अधिकार रखते हैं, क्षमा का अधिकार रखते हैं। अगला पॉइंट, अमेरिका के राष्ट्रपति की, अमेरिका के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, क्षमादान शक्तियां भारत के राष्ट्रपति से, भारत के राष्ट्रपति से अलग हैं, भारत के राष्ट्रपति से अलग हैं। ठीक, कुछ हद तक अलग है। ये चीजें हमारे भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है आरोपी वाले में, और हमारे केवल अपराधी को क्षमा कर सकते थे, इतनी चीजें। ये देखो हमारे इतनी चीजों में आप कंपेयर करके ध्यान रखो कि कहाँ पर कैसे कैसे करके आपको कंपेयर करना है। ये लास्ट टॉपिक आपका छोटा सा हो जाता है, इसको लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, छोटा सा टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की बात करें तो अधिनियम आए थे, एक कब का है 1950 का, और दूसरा कौन सा है 1951। दो एक्ट है, 1950 वाला एक्ट छोटा है, मेन एक्ट कौन सा वाला 1951 वाला है। सारी शक्तियां कहां से आती हैं 1951 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम से ही आती है। तो वो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की अगर बात करें, इससे पहले हमारे संविधान के भाग 15 में प्रक्रिया बताएगी किसकी, निर्वाचन में। संविधान के भाग 15 में निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया बताई गई है, सब आर्टिकल इसमें दिए गए हैं, 324 से लेकर कहां तक 329 तक, सारे याद हैं? याद तो ये कई बार बता दिए तो याद ही होगा। 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन की सारी प्रक्रिया बताई गई है। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जितने भी हैं ये उस समय के लिए हैं। अगर मान लिया आज हमें निर्वाचन की प्रक्रिया में कुछ चेंजेस करने हो, मतलब निर्वाचन प्रक्रिया का मतलब है
कि निर्वाचन के लिए कोई नियम कायदे कानून कुछ बनाने हो तो उसमें संविधान थोड़ी संशोधित करेंगे भाई। ये तो हमारे 324 से लेकर 329 तक के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, अगर हमें निर्वाचन से संबंधित कोई रूल्स रेगुलेशन कुछ भी बनाने हैं तो अगर ऐसा कानून ना हो, मान लिया ये कोई कानून नहीं है, केवल लोग इस आधार पे अपने निर्वाचन कराते हैं, इस आधार पर निर्वाचन अगर कराएंगे तो कुछ भी हमको रूल्स रेगुलेशन बनाने हों अगर तो हमको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, आर्टिकल में चेंज करें। और संविधान संशोधन प्रक्रिया ना सामान्य प्रक्रिया है या कठिन प्रक्रिया है, और कठिन प्रक्रिया हो जाती है तो ऐसा करते हैं इसमें चेंज ना करना पड़े, इसके लिए हम क्या करते हैं एक एक्ट बना देते हैं। तो संसद ने एक एक्ट बना दिया, कौन सा, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और दूसरा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 कि हमको अगर निर्वाचन से संबंधित कुछ भी कार्यक्रम करना पड़े तो हम क्या करेंगे, इसी एक्ट में संशोधन कर देंगे, हमारा इससे कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। और ये मतलब से कहां तक सीमित हो जाएंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी शक्ति आप लोग डिसाइड कर देते हैं आर्टिकल 324 के अंतर्गत। बाकी निर्वाचन से संबंधित जितना भी कॉन्सेप्ट है आपको कहा मिल जाएगा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इस जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में हमारे कुछ बताए गए हैं योग्यताएं या कह सकते हैं अयोग्यताएं, योग्यताएं या फिर अयोग्यताएं ये डिसाइड की जाती हैं इसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में। इसके अलावा इसी अधिनियम में भारत में जो भ्रष्ट आचरण होता है, भ्रष्ट आचरण, इसके बारे में बताया गया है कि कौन कौन व्यक्ति भ्रष्ट आचरण, जिसको भ्रष्ट आचरण माना जाएगा क्योंकि वो व्यक्ति चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर दिया है। तो व्यक्ति अगर भ्रष्ट आचरण में संलिप्त है तो उसको क्या कर सकते हैं, चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर सकते हैं। तो भ्रष्ट आचरण क्या क्या माना जाएगा, ये सब इस जन प्रतिनिधित्व अधिनियम बताएगा। जैसे भ्रष्ट आचरण के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दें, हम लोगों के पास एक अधिकार होता है जिसको बोलते हैं राइट टू नो, राइट टू नो। कहां पे आया था, कहां पे आता राइट टू नो, हाँ कहां, 19 में। तो ये फंडामेंटल राइट है या नहीं है, फंडामेंटल राइट है, बता है, सही है तो बताओ, फंडामेंटल राइट नहीं है, ध्यान रखना है। राइट टू स्पीच फंडामेंटल राइट है, उस राइट टू स्पीच के बैकग्राउंड में निकल के आता है राइट टू नो। समझे, ये आर्टिकल 19(1) में लिखा हुआ नहीं है, उस 19(1) से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो इसी बताया था राइट टू नो और बताया था राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू नो और राइट टू इंफॉर्मेशन ये दोनों बैकग्राउंड के लिए है। आर्टिकल 19(1) के लिए ये फंडामेंटल राइट्स हमारे नहीं है, ध्यान रखना है। तो राइट टू नो हमारे इनडायरेक्ट फंडामेंटल राइट है, डायरेक्ट फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। और राइट टू इंफॉर्मेशन जो है इसको लीगल राइट बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया 2005 के बाद में। तो राइट टू नो जो है ये डायरेक्ट कहीं पर भी किसी तरीके का फंडामेंटल राइट नहीं है। वैसे आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत इनडायरेक्टली हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में राइट टू नो आ जाता है, क्योंकि जैसे हम लोग कुछ बोलना चाहेंगे तो बोलने के लिए पहले जानना जरूरी है, और जानेंगे तो जानेंगे तब जब हमको कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो स्पीच का जो अधिकार है उस स्पीच के अधिकार में दोनों अधिकार इनडायरेक्टली शामिल होते हैं, ये डायरेक्टली हमारे किसी तरीके के फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ध्यान रखें। तो राइट टू नो के तहत जैसे मान लिया हमको वोट देने का अधिकार है, तो वोट देने का अधिकार में क्या एक प्रकार से अपनी इनडायरेक्टली अभिव्यक्ति कर रहे हैं, ठीक है। लोकतंत्र देखो वोट देने का अधिकार अलग है, अभिव्यक्ति का अधिकार अलग है, लेकिन अगर हम दोनों को एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करें कि हमने मान लिया कि हम लोकतंत्र को मानते हैं, एक एग्जाम्पल का हमने लोकतंत्र को मानते हैं, तो इसको अभिव्यक्त कैसे करें कि हम लोकतंत्र को मानते हैं, तो कैसे करके अभिव्यक्त करेंगे, 5 साल के बाद हम जाएंगे अपनी सरकार चुनने के लिए वोट देंगे, अभिव्यक्त करने के माध्यम हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो हमें जो अभिव्यक्त करने का तरीका दिया गया, वोट देने का अधिकार दिया गया, तो वोट तो हम किसको दें, हम वोट किसको दें, 4 लोगों में से हम वोट किसको दें, तो वोट तो हम तब चूज कर पाएंगे किसको दें जब उन 4 लोगों के बारे में हमको जानकारी होगी। कि ऐसा तो नहीं है उल्टे सीधे काम में सम्मिलित हो, ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा संपत्ति इकट्ठी कर रखी हो, ऐसा तो नहीं कहीं पता नहीं काला धन इकट्ठा कर रखा हो, ये भी तो पता नहीं कितने मुकदमे लिख रहे हो, हमें ना बताया गया हो, तो ये बातें भी तो हमें पता होनी चाहिए। तो ये सब बातें हमारी किसमें रहती हैं, राइट टू नो में। तो जब भी कोई कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है तो उसको अपना हलफनामा प्रस्तुत करना पड़ता है कि मेरे खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हैं, कितने सीरियस दर्ज हैं, कितने सामान्य से दर्ज हैं, कितने हमारे पास कितनी कारें हैं, कितनी संपत्ति, सब देना होता है। उससे क्या पता चला, हमको सबको पता चला कि हाँ मंत्री जी हमारे कितने बड़े आदमी हैं,
नहीं तो पता, हालांकि छिपाई जाती है सारी बातें, छिपाई जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं से थोड़ी वो जानकारी मिल गई। तो यही चीजें क्या कहलाती हैं, राइट टू नो कहलाती है। अगर इन चीजों में किसी तरीके का छिपाव किया जाता है, ऐसा आचरण क्या माना जाएगा, भ्रष्टाचार। ठीक है, ऐसा किसी भी तरीके का अगर ऐसा छिपाव किया जाता है तो इसको क्या माना जाएगा, भ्रष्टाचार माना जाएगा। पता लगे मुकदमे चल रहे हैं 4, ठीक है, मुकदमे चल रहे हैं 4 और बताया खाली ये चल रहे हैं और दूसरे चल रहे हैं सामान्य वाले, बाद में किसी ने आरटीआई लगाई और पता लगे थे 4 चल रहे हैं, या विधायक के साथ 4 चल रहे हैं और बताए कितने हैं, 2 बताए हैं, इसको क्या मान दिया जाएगा, भ्रष्टाचार मान दिया जाएगा। तो ये सब एक्सप्लेन किया गया है इसी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में। सबसे मेन चीज क्या ध्यान रखनी है, योग्यता या अयोग्यता। और इसके बारे में आपको 2 तरीके की योग्यता या अयोग्यता ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट कि अगर किसी भी सदस्य को किसी भी क्रिमिनल केस में मिनिमम 2 वर्ष की सजा हो जाती है तो सजा पूरी करने के अगले 6 वर्ष तक वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। कई बार हम लोगों ने पढ़ा है, इतनी बार आपको जब तक आया होगा कि किसी भी क्रिमिनल केस में अगर किसी व्यक्ति को कम से कम 2 वर्ष की सजा होती है तो 2 वर्ष की सजा पूरी करने के बाद अगले 6 वर्ष तक वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। ये तो अयोग्यता हमारी ये हो जाती है। कुछ अयोग्यताएं और बताई गई इसी एक्ट में, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम। जैसे देखा होगा कि आप लोगों ने जब इलेक्शन हुआ था 2014 का इलेक्शन हुआ था, तो 2014 के इलेक्शन में हमारे प्रधानमंत्री बनारस से भी चुनाव लड़े थे और बड़ौदा से भी चुनाव लड़े थे। फिर अभी देखा होगा इस बार जो इलेक्शन हुआ था तो राहुल गांधी वायनाड से इलेक्शन लड़े थे और दूसरे अमेठी से लड़े थे, अमेठी यहाँ से दोनों जगह जीत भी गए। एक आदमी 2 जगह सांसद रह सकता है क्या, नहीं सकता। लेकिन इलेक्शन लड़ने पर रोक नहीं लगाएंगे। तो अब इलेक्शन लड़ने पर रोक नहीं लगाएंगे, तुक्के पर जीते जाते। अगर मानिए कोई व्यक्ति को 2 जगह से सीट जीत जाए तब वो कैसे व्यक्ति अयोग्य हो जाएगा, उसके बारे में प्रावधान कहाँ किए गए हैं, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आर्टिकल 324 से 329 तक आया कि अगर कोई व्यक्ति 2 जगह से सांसद बन जाए तो कैसे करके वो सदस्य बना रहेगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आया नहीं। ये कॉन्सेप्ट किसमें बताए गए हैं, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम। इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति कोई सदस्य एक ही साथ दोनों सदनों के लिए चुनाव जीत जाता है, दोनों सदनों के लिए, दोनों सदनों का मतलब हो गया या तो राज्यसभा और लोकसभा, दोनों सदनों का जीत गया। मैंने मान लिया कि राज्यसभा का वो 2/3 जो इलेक्शन खाली होते हैं 2/3 का उसका लड़ा और तब तक पता लगा उसका रिजल्ट नहीं आ पाया था, तब तक या तो कहीं लोकसभा का उपचुनाव हो गया या नॉर्मली कहीं चुनाव हो गया, उसमें भी जीत गया, दोनों जगह जीत गया। या राज्यसभा का परमानेंट सदस्य है भी, लोकसभा का इलेक्शन हो गया, लोकसभा में चुनाव लड़ा, लोकसभा का जीत गया, दोनों जगह का हो जाएगा। दोनों जगह तो नहीं रह सकता है। अगर ये व्यक्ति अपने आप सूचना नहीं दे रहा है, दोनों जगह जीत गया, अगर ये व्यक्ति अपने आप सूचना नहीं दे रहा है तो उसको कौन से सदन में रहना है, अपने आप को सूचना नहीं दे रहा है तो उसकी राज्यसभा की सीट अपने आप खाली हो जाएगी। ठीक है, तो इस राज्यसभा का जैसे मान लिया ऐसे समझो, जैसे मान लिया आपने आईएएस एक पद है, एक पीसीएस पद है, एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लें। मान लिया आप पीसीएस में सिलेक्ट हो गए, पीसीएस में सिलेक्ट हो गए और पीसीएस में नौकरी करते करते आईएएस में भी सिलेक्ट हो गए, तो अभी बताओ ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर आप अपने आप ना छोड़ना चाहें, अपने आप ना छोड़ना चाहें तो सरकार जब आपसे ले तो कौन सी नौकरी ले, आईएएस की नौकरी आपसे छीननी चाहिए उसको, एक पीसीएस की नौकरी छीननी चाहिए, पीसीएस छीननी चाहिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई आईएएस की बड़ी नौकरी है। लेकिन अगर सरकार पीसीएस की नौकरी दोनों जगह पे बन जाए और सरकार ने ये नियम बना रखा है कि आप चाहे सूचना दो या ना दो, पीसीएस की नौकरी से आपको हटा देंगे, आईएएस आपको हटा देंगे, तो कोई सूचना नहीं देगा। अरे कोई सूचना क्यों देगा, कोई सूचना को अरे ठीक है जब तक बने तब तक बने रहे और जिस दिन जाएगी भी उस दिन यही वाली तो जाएगी, तुम्हें छोटी वाली चाहिए, बड़ी वाली तुमको पैसे चाहिए। तो सरकार जब भी अटैक करती है बड़े वाले अटैक करती है, ठीक है, ताकि समय रहते अपने आप सूचना दे दो। तो यहाँ पर अगर हम देखें इन दोनों में सीनियर दोनों होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, तो सरकार क्या करेगी, सरकार राज्यसभा की सदस्यता देती है ताकि अगर आप राज्यसभा में बने रहना चाहते हो पहले बताओ। तो अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए निर्वाचित हो जाता है, अगर वो सूचना नहीं देता है कि हमें कौन से सदन में रहना है तो उसकी राज्यसभा की सदस्यता चली जाएगी।
ठीक है, लोकसभा का बना रहेगा, राज्यसभा की सदस्यता चली जाएगी। दूसरा देखो क्या ये होता है, मान लिया कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य है, विधायक है, कई बार ऐसा होता है विधायक है, लोकसभा या राज्यसभा के चुनाव हुए और संसद पहुंचे। मान लिया कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य है और विधानमंडल के साथ साथ वो संसद का भी सदस्य बन जाता है, विधानमंडल का भी सदस्य है और विधानमंडल के साथ साथ अगर वो संसद का भी सदस्य बन जाए और उसने नहीं बताया कि हमें कौन से सदन में रहना है, तो कौन सी सदस्यता जाएगी, जाएगी या संसदीय, संसदीय जाएगी। ठीक है, अगर नहीं बताया तो सांसदीय उसकी चली जाएगी। ठीक है, बड़ी वाली पे अटैक करेंगे, छोटी वाली पे अटैक नहीं करेगा। इसे करके ध्यान रखो, ये बड़ा पद होगा वो छीनेंगे, छोटा वाला पद नहीं, छोटा वाला छीनेंगे तो फिर खाएगा, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। तो अगर दोनों सदनों में है, एक साथ दोनों सदनों में जीतता है और अगर वो अपना स्पष्टीकरण नहीं देता है कि कौन से सदन में जाना है, तो राज्यसभा की सदस्यता उसकी चली जाएगी। अगर विधानमंडल और संसद दोनों में निर्वाचित हो जाता है और वो सूचना नहीं देता है कि कौन से सदन में उसको रहना है, तो उसकी सांसद पद उसका चला जाएगा। और देखो, अगर कोई व्यक्ति एक ही साथ एक ही सदन की 2 सीटें जीत जाता है, एक ही साथ एक ही सदन की 2 सीटें जीतता है, जैसे हमारे लोकसभा का चुनाव हुआ और लोकसभा की 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों जगह से जीत गए। अगर 2 सीटों से जीत गए और अगर उस व्यक्ति ने ये सूचना नहीं दी कि कौन सी सीट से वो व्यक्ति चुनाव मतलब अपनी सीट को आगे कंटिन्यू करना चाहता है, अगर सूचना नहीं दी तो क्या किया जाए, दोनों चली जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चली जाएंगे, तो दोनों बराबर है, तो बताना पड़ेगा कि कौन सी सीट से हम अपने प्रतिनिधित्व को कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर कंटिन्यू नहीं करा तो दोनों चली जाएंगी, दोनों में दोनों सीटें। ऐसा नहीं दोनों जगह का जो आराम से जो दोनों जगह के सांसद बन गए, दो जगह के सांसद बनकर नहीं रह सकते। ये कॉन्सेप्ट किसमें है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। क्लियर? तो पहला पॉइंट कि अगर किसी क्रिमिनल केस में किसी व्यक्ति को कम से कम 2 वर्ष की सजा हो जाती है, तो 2 वर्ष की सजा पूरी करने के अगले 6 वर्ष बाद वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, 6 वर्ष तक, इसके बाद लड़े आराम से। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति दोनों सदनों के लिए चुन लिया जाता है, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए चुन लिया जाता है और अगर सूचना नहीं देता है कि कौन से सदन में उसको रहना है, तो राज्यसभा की उसकी सीट खाली हो जाएगी। हाँ, 10 दिन और 14 दिन। ठीक है, ये वाली हमारी 14 दिन है और ये वाली हमारी 10 दिन है। ठीक है, अगर 10 दिन के अंदर ऐसा नहीं बताता है तो ये सीटें खाली हो जाएगी, लोकसभा की सीट उसकी बनी रह जाएगी। यहाँ पर अगर विधानमंडल और संसद का अगर सदस्य दोनों में अगर लिया जाता है, अगर वो सूचना नहीं देता है तो सांसद पद उसका हो जाएगा खाली, विधायक बना रहेगा। और यहाँ पर समय सीमा नहीं, 2 सीटों में अगर वो चुन लिया जाता है तो 2 सीटों पे अब डिसीजन ले लिया जाएगा अध्यक्ष द्वारा कि अगर उसने सूचना नहीं दी तो दोनों की दोनों सीटें उसकी वैकेंट हो जाएगी। ये हमारा किसमें कॉन्सेप्ट दिया गया, कौन सा वाला? हाँ, ये 14 दिन विधानमंडल वाला, ये 14 दिन हो गया। ये इसमें सदस्य समय सीमा डिसाइड नहीं की, ये अध्यक्ष डिसाइड कर लेगा कि 14 दिन रखे या फिर ये अध्यक्ष पर डिपेंड करता है। सामान्यतः 10 दिन इसको भी मान लेता है, इसको भी सामान्यतः 10 दिन का समय दे दिया जाता है कि 10 दिन के अंदर आप डिसाइड कर लो कि आपको कहाँ पे रहना, हालांकि बाध्यता नहीं है 10 दिन की। इस तरीके ये हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कुछ कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, योग्यता और व्यक्तिता के, बाकी कोई खास बात रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में नहीं है। इसको नोट करो, मेरी बात है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 1951, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 1951। इसमें वो पहला पॉइंट, निर्वाचन से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से, संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक, 324 से 329 तक निर्धारित किए गए हैं, अगला पॉइंट,
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 एवं 1951, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 एवं 1951 के माध्यम से निर्वाचन के नियम निर्धारित किए गए हैं। इस ये जो बार बार एक्ट है इसके बारे में कुछ उदाहरण अगर वाचना से पूछ लिया जाए, इसमें 11 भाग और 171 धाराएं, संविधान में आर्टिकल्स होते हैं और जो एक्ट होते हैं उसमें क्या होता है, धाराएं होती हैं। तो ये जो एक्ट है ये 11 भाग और 171 धाराओं में बटा हुआ। ठीक, तो एक पॉइंट नोट कर लो कि 1951 का अधिनियम 11 भाग 1911 का अधिनियम 1951 का अधिनियम 11 भाग एवं 171 धाराओं में 171 धाराओं में बटा हुआ है। रिप्रेजेंट ऐसे आरपीए लिखते रहो, शॉर्ट में लिखो आरपीए। ठीक है, आरपीए एक्ट में आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, शॉर्ट में लिखो पूरा नहीं पाता टाइप लिखो इसमें। आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, आरपीए एक्ट में भ्रष्ट आचरण के बारे में बताया गया है। भ्रष्ट आचरण के बारे में बताया गया है। इसमें जनप्रतिनिधियों की योग्यता एवं अयोग्यता, जनप्रतिनिधियों की योग्यता एवं अयोग्यता का भी प्रावधान शामिल है। यदि किसी सदस्य को किसी क्रिमिनल केस में, यदि किसी सदस्य को किसी क्रिमिनल केस में कम से कम 2 वर्ष की सजा होती है, कम से कम 2 वर्ष की सजा होती है, तो वह सदस्य सजा पूरी होने के बाद अगले 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता। अगला पॉइंट, यदि कोई सदस्य संसद के दोनों सदनों के लिए
एक साथ निर्वाचित होता है, संसद के दोनों सदनों के लिए एक साथ निर्वाचित होता है, तो 10 दिन के अंदर, तो 10 दिन के अंदर अगर वह सूचना नहीं देता, अगर वह सूचना नहीं देता, तो राज्यसभा में उसका स्थान, तो राज्यसभा में उसका स्थान रिक्त हो जाएगा, उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। यही चीज हमारे राज्य में भी लागू हो जाएगी। जैसे मान लिया अगर राज्य में सिचुएशन तब आएगी जब 2 सदन वाला राज्य होगा, जहाँ पर 1 सदन वाला राज्य होगा तो वहाँ पर सिचुएशन ही नहीं आएगी। अगर मान लिया जहाँ पर 2 सदन वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति और विधान परिषद और विधानसभा दोनों का सदस्य बन जाए, ओवर 10 दिन के अंदर वो नहीं बताता है तो कौन से सदन में रहना चाहता है, तो उसकी विधान परिषद की सदस्यता चली जाएगी, अपने आप चली जाएगी। अगला पॉइंट उसी का भी हो, यदि कोई सदस्य विधानमंडल के साथ साथ, यदि कोई सदस्य विधानमंडल के साथ साथ संसद का सदस्य बन जाए, यदि कोई सदस्य विधानमंडल के साथ साथ संसद का सदस्य बन जाए, तो 14 दिन के अंदर, तो 14 दिन के अंदर सूचना न देने पर, तो 14 दिन के अंदर सूचना न देने पर उसकी संसद सदस्यता, उसकी संसद सदस्यता समाप्त हो जाएगी, उसकी संसद सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लास्ट पॉइंट, यदि कोई सदस्य एक ही सदन की, यदि कोई सदस्य एक ही सदन की 2 सीटों के लिए, 2 सीटों के लिए निर्वाचित होता है, और यह नहीं बताता, इसकी समय सीमा मेंशन नहीं है, ठीक है, ये अध्यक्ष पर डिपेंड करता है, साप्ताहिक 10 दिन भी हो सकती है, 14 दिन भी हो सकती है, और यह नहीं बताता कि वह किस सीट का, प्रतिनिधित्व करेगा, कि वह किस सीट का प्रतिनिधित्व करेगा, तो उसकी दोनों सीटें खाली हो जाएंगी, तो उसकी दोनों सीटें खाली हो जाएंगी, ठीक है। क्वालिटी आप लोगों का कम, इतनी चीजें आप लोगों ने जितनी हमने करा दी, इतनी चीज आप लोग पढ़ लो। अब देखो जितना आप लोगों का नोट्स बन गया, आप लोग करना क्या है, नोट्स बन गया, नोट्स पढ़ो, नोट्स पढ़ने के बाद आप लोग इस स्टेज पे पहुंच गए होंगे कि अगर किताब पढ़ना चाहो तो किताब आपको समझ में आने लगेगी, तो आप नोट्स पढ़ो, नोट्स के साथ साथ अपनी किताब पढ़ो। ये किताब लक्ष्मीकांत की किताब ले लो, और ज्यादा किताब मत सर्च करो, ये किताब ले लो लक्ष्मीकांत की, एनसीईआरटी आप लोगों ने बेसिक्स पढ़ ही रखा होगा, ना पढ़ा हो तो एक बार एनसीईआरटी की फ्लो रीडिंग लगा लो, वरना मेरे ख्याल में कितना आप लोगों ने पढ़ी भी यहाँ पे, अब एनसीईआरटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर वैसे हो गया मेरे ख्याल में, बेसिक्स बेसिकली हो गया। एनसीईआरटी इसलिए पढ़ते हैं ताकि जिसने कभी नहीं पढ़ा बेसिक्स अपना क्लियर कर ले, बेसिक्स क्लियर हो गया, आप लोग मेरे ख्याल से इस लेवल पे आराम से पहुंच गए हो कि अगर लक्ष्मीकांत की किताब उठा के देखोगे तो ये इतनी मोटी किताब ये नहीं, ठीक है, आराम से समझ में आ गई कि यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। तो नोट्स पढ़ो, अपनी किताब पढ़ो, जितने आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ रहे हो उनको लगाओ, और कोई अगर प्रैक्टिस सेट बन जाए
उसको लगाओ। एक आध दिन में मेरे ख्याल आगे हो सकता है कि आप लोग का क्वालिटी का टेस्ट हो, या जब भी हो टेस्ट तो बस हमारी थोड़ी सी इज्जत रख लियो कि हाँ थोड़ा बहुत पढ़ाया, सही ढंग से पढ़ाया है, अच्छा खासा टेस्ट दे दियो, ठीक है। और टेस्ट जरूर देना, जब भी टेस्ट हो टेस्ट जरूर देना, जिस भी सब्जेक्ट का हो टेस्ट ढंग से, ठीक है। बाकी इसको पहले आप इसको